बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 आंतरिक व्यापार के अंतर्गत माल एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। जीएसटी देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर भी इसे बोला जाता है। भारत में 1 जुलाई 2017 से यह पूरे देश में लागू किया गया। देखिए, यह कई देशों में एक कर के रूप में लागू किया गया है, लेकिन भारत में दोहरा कर की प्रणाली के अंतर्गत इसे लागू किया गया है। इसके अंदर राज्य में यदि वस्तु की बिक्री की जाती है, एक राज्य में ही उत्पादन किया जा रहा है और वहीं इसकी बिक्री की जा रही है, तो देखिए यहां पर SGST और CGST वसूला जाता है। जबकि यदि एक राज्य में उत्पादित वस्तु का अन्य राज्य में विक्रय किया जाता है, बिक्री की जाती है, तो ऐसी स्थिति में अंतरराज्यीय बिक्री की स्थिति में IGST वसूला जाता है। अब इस कर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो कराधान होता है वह किसी भी देश के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होता है और भारत में कई कर लगा करते थे। उन करों को प्रतिस्थापित करने के लिए यह जीएसटी कानून, जीएसटी कर लगाया गया और 1 जुलाई 2017 के बाद कई वस्तुओं के मूल्यों में कमी भी देखने को मिली। कई वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि भी हुई, लेकिन अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर, जो कि दैनिक जीवन में हमारे काम आती हैं, उन पर शून्य दर से यह कर लगाया गया, जिससे वो काफ़ी सस्ती हुई। 17 महत्वपूर्ण करों के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित किया गया, जिनमें इन 17 करों में 8 केंद्र सरकार के कर थे और 9 राज्य सरकारों के कर थे। इसके अलावा कई उपकरों को भी इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। आइए अब इसे विस्तार से हम देख लेते हैं। माल एवं सेवा कर जीएसटी, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया। एक देश एक कर के मूल मंत्र की अवधारणा को सही करते हुए यह कर लागू किया गया। जीएसटी कराधान तंत्र में क्रांति के रूप में है। ये जो हमारी कर प्रणाली है उसमें महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में जीएसटी है। कराधान राजस्व के स्रोत अतिरिक्त शासकीय गतिविधियों को करदाताओं के लिए उत्तरदायी होने में भूमिका भी निभाता है। कराधान जो है राजस्व के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो शासकीय गतिविधियां हैं उनको करदाताओं के लिए किस प्रकार जिम्मेदार बनाया जाए, किस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए, इसके लिए भी भूमिका अदा करता है। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित एकल कर है। देखिए, गंतव्य आधारित, जहां पर बिकेगा उस आधार पर, उस स्थान के आधार पर लगने वाला कर है। यदि राज्य में ही बिका तो इस पर SGST और CGST वसूल किया जाएगा। अंतर्राज्यीय स्थिति में IGST वसूल किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। वस्तु एवं सेवा कर, राज्य के अंदर व्यापार करने पर, इंट्रास्टेट सेल पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST वसूला जाता है। इसी प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, इंटर स्टेट सेल की दृष्टि में यह एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST, इंटीग्रेटेड GST लगता है। आइए आगे देखते हैं। निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। यह हर जहां भी मूल्य वृद्धि होती है वहां पर लगने वाला कर है, मूल्य के बढ़ने पर लगने वाला कर है। और देखिए, यह अप्रत्यक्ष कर है। यह कैसा कर है बच्चों? अप्रत्यक्ष कर। अब बात आती है कि यह अप्रत्यक्ष कर कैसे है,
तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में जिस पर कर लगता है वही वहन करता है, जिस पर कर लगेगा वही वहन करेगा, वहन करेगा। यह तो कहलाएगा प्रत्यक्ष कर। आयकर के बारे में आपने सुना होगा, जिसके ऊपर लगता है वही उस कर को अदा करता है। अप्रत्यक्ष कर में जिस पर लगेगा वह उसे चुकाता तो है, लेकिन अंतिम रूप से वह किससे वसूल कर लिया जाता है? अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता से वह वसूल किया जाता है। यानी सारा भार किस पर आ जाता है? उपभोक्ता पर आ जाता है। व्यापारी जीएसटी चुकाते हैं, लेकिन वसूल किससे करते हैं? जिसको वस्तु बेचते हैं। और वस्तु कौन खरीदता है? अंतिम रूप से उपभोक्ता खरीदता है। भारत में दोहरा जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी और राज्य जीएसटी एसजीएसटी का समावेश है, दोनों को मिलाया गया है। जीएसटी से कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि कई उपभोक्ता आवश्यक वाली वस्तुओं पर शून्य दर से जीएसटी लागू किया गया है, तो वो बिल्कुल सस्ती हो गई हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए हितकर साबित हो रही है। और यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही हितकर साबित हो रही है। यह किस प्रकार लगता है, इसको देखते हैं बच्चों। आइए देखिए, जैसे कच्चा माल खरीदा, हम तुलना करते हैं पहले क्या होता था, अब क्या होता है। कच्चा माल खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, इसके अंदर उत्पादन कार्य पर 20 रुपए खर्च हुए, इसके अलावा मूल्य जोड़ा गया 50 रुपए। अब देखिए, जो इसकी लागत है, अगर उसको देखते हैं तो यह लागत हुई यहां पर 100 रुपए, इस पर 10% कर लगा, तो 10% कर लगा तो इसका कुल कीमत कितनी हो गई? अब कीमत कितनी हो गई? 110 रुपए। अब पहले क्या होता था, 110 और यहां पर उत्पादन में 20 रुपए जोड़े तो 130 रुपए, कर लगा 13 रुपए, तो ये हो गया 143 रुपए। 143 और 50 रुपए 193 रुपए। यहां पर 10% की दर से कर लगा 19 रुपए 30 पैसे, तो ये हो गया 212 रुपए 30 पैसे। तो देखिए इसका अंतिम मूल्य कितना हुआ इस वस्तु का? 212 रुपए 30 पैसे, जबकि इसका ऊपर कुल लागत कितनी आई? 170 रुपए। और जो कर था वो कितना हुआ? 42 रुपए 30 पैसे इस पर कर लगा। अब जीएसटी में क्या हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। जीएसटी में क्या हुआ कि जो लागत थी वह तो यही थी 100 रुपए, और कर कितना लगा? 10% की दर ही मानते हैं बच्चों अपन, 10 रुपए। अब कर कितना चुकाएगा? वास्तविक कर कितना चुकाया? तो 10 रुपए चुकाया, और कीमत कितनी हो गई? 110 रुपए। यहां समझने वाली बात है, यहां अगर आपने समझ लिया तो आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब यहां पर मूल्य कितना बढ़ा बच्चों? यहां पर बढ़ा 20 रुपए। तो देखिए यहां पर जो कर अदा कर दिया गया है, जो कीमत है, उस पर हम कोई मूल्य नहीं जोड़ेंगे। अब कितना हुआ? मूल्य वृद्धि हुई 20 रुपए की, तो यहां पर कितना कर लगा? 10% की दर से 12। अब 10 रुपए पहले चुका चुके हैं, हम 10 रुपए पहले दे चुके हैं, तो यहां पर हम कितना देंगे? 2 रुपए। कितना देंगे बच्चों? 2 रुपए। तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया है अब? 120 और 12 132 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, 50 रुपए यहां मूल्य जोड़ा, तो 120 और 50 170 रुपए। यहां कर लगा 10% की दर से 17 रुपए। अब चूंकि हम कितने दे चुके हैं? 10 यहां दिए, 2 यहां दिए, 12 रुपए तो हम दे चुके हैं। तो अब ये कितना जमा कराएगा? 5 रुपए। ये कितना जमा कराएगा? 5 रुपए यहां जमा कराएगा। और इस वस्तु का जो मूल्य हो गया है वह कितना हो गया है? 170 और 17 187। देखिए यहां प्रारंभिक में कितना था? 170, इधर भी 170 ही है। यहां पर
अंतिम मूल्य कितना हुआ 187, यहां अंतिम मूल्य कितना हो रहा है 212 रुपए 30 पैसे। और कर कितना लगा, कर कितना दिया गया 17 रुपए दिया गया। पहले हम कितना देते थे, पहले हम देते थे 42 रुपए 30 पैसे। ये तो पहले की व्यवस्था थी, पहले हर स्तर पर जो कर की व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी, और जीएसटी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। तो इस प्रकार से कई वस्तुओं के मूल्य में कमी आई है। अब आगे इसको और देख लेते हैं बच्चों। जीएसटी परिषद का संगठन, देखिए जीएसटी परिषद बनाई गई है जो जीएसटी के बारे में सुझाव देगी, उस पर चर्चा करेगी और किस प्रकार से इस कर को और अच्छा बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए, इस पर वह रणनीति बनाएगी। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों से चयनित, जो राज्य सरकार के वित्त मंत्री होते हैं उनमें से चुना हुआ व्यक्ति होता है। सदस्य राज्य मंत्री वित्त और प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कोरम, कुल सदस्यों का 50% उपस्थिति पर गणपूर्ति होगी। कोई भी मीटिंग तब होगी जब कोरम पूरा होगा, यानी कुल सदस्यों के 50% लोग वहां पर उपस्थित होंगे। राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 महत्व दिया जाएगा। तो 2/3 का मतलब है 66% और केंद्र को लगभग 33.33। देखिए ये अगर इसे देखें तो 66.66 और ये इस प्रकार से 1/3 महत्व दिया जाता है। 75% बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे और कोई भी निर्णय 75% बहुमत से लिया जाएगा। परिषद जीएसटी से संबंधित सभी नियमों, दरों की सिफारिश कर सकता है। कोई भी नियम बना सकता है, दरें क्या होगी, किस वस्तु पर क्या दर लगेगी, किसको किस दर से निकालकर किस दर में ले जाना है, इस पर यह समिति चर्चा करती है और यह परिषद उस पर क्या करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है। आगे देखते हैं बच्चों, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या विशेषता है जीएसटी की। पहली बात, देश के सभी राज्यों में लागू है। यह जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। यह बिक्री के स्थान के आधार पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित एकल कर है। यह बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। अभी हमने देखा हर स्तर पर लगाया जाएगा, जहां भी मूल्य बढ़ेगा वहां पर जीएसटी लगाया जाता है। सभी कर योग्य माल व सेवाओं जो किसी प्रतिफल के लिए होती है पर यह लागू होता है। देखिए कर योग्य माल जिस पर कर लगता है, वह सेवाएं जो किसी प्रतिफल के लिए दी जाती हैं उन पर यह लगता है। निम्न पर जीएसटी लागू नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता है। कर मुक्त माल व सेवाएं जो कर से मुक्त हैं, कर से जिन्हें छूट दी गई है, ऐसे माल और सेवाओं पर यह लागू नहीं होता है। माल एवं सेवाएं जो जीएसटी की परिधि से बाहर होंगी, जो जीएसटी के क्षेत्र से बाहर हैं, उन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता है। एक निर्धारित सीमा से कम होने वाले लेन देन, और सरकार ने एक सीमा निर्धारित की है, उससे यदि लेन देन कम होता है तो वह भी जीएसटी फ्री होता है। दोहरा जीएसटी देश में लागू किया गया है। कई देशों में एक ही जीएसटी लागू किया गया है, लेकिन भारत में दोहरा जीएसटी लागू किया गया है बच्चों। सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, सीजीएसटी जिसकी वसूली कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। राज्य जीएसटी जो राज्यों द्वारा वसूला जाएगा, और राज्य जीएसटी एसजीएसटी कौन वसूल करेगा, राज्य करेंगे। राज्य के भीतर होने वाली बिक्री या राज्य में प्रदान की जाने वाली सेवा पर सीजीएसटी व एसजीएसटी दोनों वसूल किए जाएंगे। राज्य में ही उत्पादित है और राज्य में ही बेची जा रही है, तो वहां पर वस्तुओं और सेवाओं पर एसजीएसटी और सीजीएसटी वसूल किया जाता है। अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में आईजीएसटी वसूल किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा
वसूल किया जाएगा। जो कौन वसूल करता है? केंद्र सरकार वसूल करती है। आईजीएसटी राज्य के बाहर से माल आयात करने पर लगेगा तथा माल या सेवाओं के अंतरराज्यीय स्टॉक हस्तांतरण पर भी वसूल किया जाएगा। देखिए, जो आईजीएसटी है वो कब लगेगा? जब बाहर से, राज्य के बाहर से माल को आयात किया जा रहा है, दूसरे राज्य से मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ अंतरराज्यीय स्टॉक के हस्तांतरण पर भी यह वसूल किया जाता है। देश के बाहर होने वाले निर्यात शून्य दर से कर योग्य होंगे। जीएसटी के अंतर्गत यदि आप निर्यात करते हैं तो उस पर शून्य दर से जीएसटी लगता है, यानी कोई जीएसटी नहीं दिया जाता। ऐसा होने से उन्हें माल की खरीद पर इनपुट कर जमा का पुनर्भुगतान प्रतिदाय प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी व्यापारी ने क्रय किया है, माल को खरीदा है और उस पर उसके द्वारा जीएसटी का भुगतान किया गया है, मान लीजिए क्रय करते वक्त जीएसटी दिया है, अब वह उस वस्तु का क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है, तो उस पर तो क्या है? जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो उसने जो जीएसटी दिया है उसको वापस प्राप्त करने का, उस पैसे को वापस प्राप्त करने का उसे क्या होगा? अधिकार होगा, उसे अधिकार होता है। निम्न को छोड़कर सभी माल व सेवाएं जीएसटी के दायरे में सम्मिलित है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर क्या है कि अभी भी जीएसटी लागू नहीं हुआ है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे शराब इत्यादि। आइए देख लेते हैं। रियल एस्टेट, इस पर प्रॉपर्टी कर व स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। इस पर अभी भी क्या लगता है? प्रॉपर्टी कर लगता है और स्टाम्प ड्यूटी लगती है। पेट्रोलियम उत्पाद, इस पर भी राज्य और केंद्र अपने हिसाब से कर लगाते रहते हैं, कर लगा रहे हैं। तंबाकू उत्पाद सेंट्रल उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन होंगे। यह किसके अधीन होगा? केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क विभाग है उसके अंतर्गत होता है। बिजली, इस पर बिजली शुल्क देय होगा। शराब, इस पर राजकीय उत्पाद शुल्क तथा वेट देय होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर के क्षेत्र हैं। जीएसटी में बहु करों का समावेश। देखिए, 17 अप्रत्यक्ष कर व 23 उपकरों को प्रतिस्थापन प्रदान किया गया है। 17 जो अप्रत्यक्ष कर थे, जिनमें से 8 तो केंद्र के थे और 9 राज्यों के थे। इन करों को इसके द्वारा क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे पूरे देश में एक कर लागू है। इसके परिणाम स्वरूप अब पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू है और वस्तुएं और सेवाएं जो यहाँ मिलती है राजस्थान में, वही आपको कर्नाटक में मिलेगी, वही उसी मूल्य पर आपको मुंबई में भी मिलती हैं और उसी मूल्य पर आपको दिल्ली में भी मिलेगी। कौन कौन से कर हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सरचार्ज एवं सेस जो कि केंद्र सरकार वसूल करती है, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, ये केंद्र सरकार वसूल करती है। उन करों में से कुछ प्रमुख कर हैं। सरचार्ज एवं शेष राज्य कर, राज्य के द्वारा वसूल किया जाने वाला सरचार्ज व शेष। स्टेट वेट बिक्री कर, केंद्रीय विक्रय कर, क्रय कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर। देखिए, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर यह कर लगा करता था, विलासिता कर। एंट्री कर, लॉटरी एवं शर्त पर लगने वाला कर। इन सभी करों के स्थान पर अब जीएसटी लगता है। इन करों को हटाकर अब क्या लगा दिया गया है? जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी दर को मुख्य रूप से 4 स्लैब में बांटा गया है: 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए, जो जीएसटी परिषद है वह इन स्लैब में परिवर्तन कर सकती है। किन वस्तुओं को किस स्लैब में रखना है, यह निर्धारण कौन करता है? जीएसटी परिषद करती है। आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैक्स दरें रखी गई है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर कम दर रखी गई है और जो विलासिता युक्त वस्तुएं हैं, विलासिता युक्त वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन पर जीएसटी की दर ऊंची रखी गई है, वो 18-28% में रखी गई हैं।
जीएसटी की विरोधी लाभकारी मापदंड व्यापारियों पर अधिक लाभ पर वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने पर रोक लगाता है। देखिए, इसके अंतर्गत एक विरोधी लाभकारी मापदंड निर्धारित किया गया है जो कि अधिक लाभ कमाने से व्यापारियों को रोकते हैं। वो कहीं जीएसटी के नाम पर अधिक कर वसूल ना करने में इस पर यह रोक लगाता है। निवेश कर जमा जीएसटी सहित कीमतों को कम करने की ओर अग्रसर है, जिससे उत्पन्न लाभों का प्रभाव सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके और जीएसटी के माध्यम से इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इसके लिए जीएसटी परिषद लगातार कार्य कर रही है और यह जो विरोधी लाभकारी मापदंड है, यह भी कीमतों को कम करने के माध्यम से उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। व्यापारी इन कम कीमतों का लाभ उपभोक्ता को दे, इसके लिए यह मापदंड महत्वपूर्ण है। जीएसटी के लाभ, देखिए जीएसटी से क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए, प्रमुख लाभ है संपूर्ण कर भार में कमी। कई कर लगते थे, एक वस्तु पर कई प्रकार के कर देने होते थे, उन करों के स्थान पर अब क्या है, एक ही कर दिया जाता है और उसकी स्लैब भी अलग अलग निश्चित रूप से निर्धारित कर दी गई है। तो इसका फायदा उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। कर भार में कमी आई है, कोई गुप्त कर नहीं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुप्त कर नहीं है। यदि वस्तु पर 5% कर लग रहा है तो 2.5% एसजीएसटी और 2.5% सीजीएसटी के रूप में वह वसूल किया जाएगा। ये नहीं कि 5% दर में है तो एसजीएसटी भी 5 और सीजीएसटी भी 5 ले लिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई छुपा हुआ कर भी वसूल नहीं किया जा सकता। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए देशीय एक रूप बाजार। अब आप पूरे देश में कहीं भी जाकर वस्तुएं और सेवाएं एक समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, एक मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। अब मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं महसूस होगा। उच्च प्रयोज्य आय, देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण इससे लाभ प्राप्त हुआ है, उच्च आय प्राप्त होने लगी है। ग्राहकों के लिए वृहद चुनाव और ग्राहकों के सामने भी अब चुनाव करने के वृहद अवसर उपलब्ध होने लगे हैं, क्योंकि कीमतों में गिरावट आई है। उनके सामने अब कई वस्तुएं एक ही कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि, चूंकि अब वस्तुओं के मूल्य में कमी आई है, उपभोक्ता उन्हें क्रय करने लगे हैं, इससे आर्थिक गतिविधियां भी तेज गति से बढ़ी हैं। रोजगार अवसरों में वृद्धि, देखिए जब आर्थिक क्रियाओं में तेजी आती है तो व्यापारियों को व्यापार करना पड़ता है, व्यापार के अंदर रोजगार प्रदान करना पड़ता है। इसी प्रकार उत्पादक और जो निर्माता होते हैं उन्हें अपने उत्पादन कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना होता है, जिसमें उन्हें रोजगार प्रदान करना होता है। उत्पादन जब वो बढ़ाएंगे तो उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, नई नई मशीनें वो खरीदेंगे, उन पर मजदूरों की भर्ती करेंगे। इस प्रकार रोजगार के अवसर भी आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने पर बढ़ते जाते हैं और यह सब जीएसटी के बाद संभव हुआ है। बच्चों, यह था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, एक देश एक कर का जो मूल मंत्र है उसको भारत सरकार ने इस कर के द्वारा पूरा किया है, उसे लागू किया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।